हेलो दोस्तों, एलियोटोप फुल कोर्स सीरीज का थर्ड वीडियो पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो पे हम देखेंगे मेजर रूल ऑफ एन इम्पल्स, यानी कि एलियोटोप के भीतर ये जो इम्पल्सिव वेव एंड कलेक्टिव वेव होते हैं, तो ये इम्पल्सिव वेव कहते किसे हैं, क्या है एक इम्पल्स वेव, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका थियोरिटिकल नॉलेज भी मैं आपको दूंगा और उसके साथ साथ इसको पकड़ने के लिए जो जो प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपका जरूरत पड़ेगा वो भी मैं आपको दूंगा इस वीडियो पर। और इस वीडियो को आप अगर कंप्लीटली देखेंगे तो इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो या कोई बुक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा एक इम्पल्स वेव को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली एज पर एलियोटोप थ्योरी ये समझा जाता है कि मार्केट कोई ना कोई एक बहुत बड़ा वेव वन के अंदर है, यानी कि मार्केट हमेशा ही कोई ना कोई एक बहुत बड़ा इम्पल्स के अंदर चल रहे हैं, जिसको एज पर एलियोटोप थ्योरी एक डिग्री के अंदर का वेव वन बोला जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो आप में से नए हैं वो समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा मार्केट हमेशा ही कोई ना कोई एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम का वेव वन के अंदर यानी कि एक इम्पल्स के अंदर है। तो अभी चलिए इसका रूल्स एंड गाइडलाइंस को देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि रूल नंबर 1, Wave 1 must itself be an impulse or a leading diagonal pattern। Wave 1 को खुद ही एक impulse और एक leading diagonal pattern होना पड़ेगा। अब जब diagonal पढ़ेंगे हम आपको diagonal के बाद भी समझाएंगे, बट अभी के लिए मैं सिर्फ impulse के ऊपर फोकस करना चाहूंगा। रूल नंबर 2, Wave 2 can be any corrective एलियोटोप पैटर्न except a triangle। यानी कि वेव 2 जो है ये एक करेक्टिव एलियोटोप पैटर्न होगा, जैसे कि ABC या फिर WXY ऐसा कुछ हो सकते हैं, बट ये खुद यानी कि वेव 2 खुद एक ट्रायंगल बन नहीं सकता। रूल नंबर 3, नो पार्ट ऑफ वेव 2 कैन रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ वेव 1। इसका मतलब ये है कि वेव 2 का कोई भी पार्ट वेव 1 का 100% से नीचे जा नहीं सकता, नॉट इवन ऑन इंट्राडे बेसिस। रूल नंबर 4 इज वेव 3 मस्ट बी एन इम्पल्सिव वेव इटसेल्फ, यानी कि वेव 3 खुद एक इम्पल्सिव वेव होगा। और इसका पिछला वीडियो पे हम देख चुके हैं कि फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव जो आपका एक्सटर्नल वेव्स कहलाते हैं, तो वो सभी एक्चुअली एक इम्पल्स का नेचर ले रहे हैं। जैसे कि इधर वेव 1 भी एक इम्पल्स होना पड़ेगा एंड वेव 3 भी एक इम्पल्स होना पड़ेगा, यही मैं बोल रहा हूँ। रूल नंबर 5A, वेव 3 मस्ट बी लॉन्गर देन वेव 2 बाय प्राइस, यानी कि वेव 3 को वेव जो 2 है उसके ऊपर जाकर ही क्लोज देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वेव 3 ये बहुत ही शॉर्ट हो गया वेव 2 से, एक भी पॉइंट से, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वेव 3 को अब वेव 2 से बड़ा होना पड़ेगा। और इसको ही मैं एक दूसरा ऑल्टरनेट वे पे बताना चाहूंगा कि रूल नंबर 5B पे कि वेव 3 को वेव 1 से ऊपर जाकर ही क्लोज देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वेव 3 वेव 1 से नीचे जाकर ही क्लोज हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। रूल नंबर 6, वेव 4 कैन बी एनी करेक्टिव एलियोटोप पैटर्न बट कैन नॉट रिट्रेस होल ऑफ वेव 3। यानी कि वेव 4 जो होगा ये कोई भी एक करेक्टिव एलियोटोप पैटर्न हो सकते हैं, बट ये वेव 3 से नीचे जा नहीं सकता। यानी कि वेव 3 का जो स्टार्टिंग या फिर वेव 2 का एंडिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, उसके नीचे ये किसी भी हालत पे जा ही नहीं सकता। इवन इंट्राडे बेसिस पर भी नहीं, एक स्पाइक के कारण भी नहीं, इवन कोई गैप डाउन के कारण भी ये नहीं जा सकता। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि मीथ जो आप लोग मोस्टली YouTube वीडियोस या किसी बुक में पढ़ चुके होंगे, बट नॉर्मली वो एक मीथ है। तो क्या है? नॉर्मली आप लोग पढ़ चुके होंगे कि वेव 2 एंड वेव 4 एक दूसरे का टेरिटरी पे आ ही नहीं सकता, यानी कि इट कैंट ओवरलैप इवन ऑन इंट्राडे बेसिस। या फिर कुछ जगह ऐसा भी लिखा हुआ होते हैं कि वेव 4 वेव 1 का टेरिटरी पे आ ही नहीं सकता। बट मैं बोलना चाहूंगा दिस इज ए मिथ एंड एक्चुअली Wave 4 can enter in Wave 1's territory or Wave 2's territory as well। यानी कि Wave 4 Wave 1 और Wave 2 का टेरिटरी पे भी आ सकते हैं, बट उधर जाकर ये खत्म नहीं हो सकता, यानी कि उधर जाकर ये एंड नहीं हो सकता। इसका भी मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा इस वीडियो पर ही। रूल नंबर 8, Wave 5 must be an impulse or an ending diagonal। यानी कि वेव 5 जो होगा उसको खुद भी एक इम्पल्स और एंडिंग डायगोनल होना पड़ेगा, क्योंकि वेव 5 भी खुद एक एक्शनरी वेव है जो हम पिछला वीडियो पे ऑलरेडी देख चुके हैं। तो वेव 5 को एक इम्पल्सिव वेव होना पड़ेगा और एक एंडिंग डायगोनल होना पड़ेगा। जैसे कि वेव 1 एक इम्पल्स और एक लीडिंग डायगोनल होते हैं, तो सिमिलरली इधर वेव 5 भी एक इम्पल्स और एन एंडिंग डायगोनल होना पड़ेगा। Rule number 9, wave 3 can never be the shortest by price when it is being compared with other axillary waves like wave 1 and wave 5।
यानी कि वेब 3, वेब 1 एंड वेब 5 जो कि वेब 3 की तरह ही एक एक्शनरी वेब है, उन दोनों का कंपैरिजन में प्राइस वाइज सबसे छोटा हो नहीं सकता। एंड आखिरी पे रूल नंबर 10 जो कि एक्चुअली गाइडलाइन भी आप बोल सकते हैं कि वेब 5 शुड यूजुअली गो बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेब 4 और एंडिंग पॉइंट ऑफ वेब 3। इन केस it fails to do so, it will be called a truncated web 5, यानी कि वेब 5 को वेब 4 का स्टार्टिंग पॉइंट या फिर वेब 3 का एंडिंग पॉइंट से ऊपर जाना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं जा पाया तो इसे एक ट्रंकेटेड वेब, जिसका मतलब ये है कि ये काइंड ऑफ फेलियर वेब 4 हो जाएगा। तो अभी हम ये देखेंगे कि ये जो 5 वेब इंपल्स के बारे में हमने पढ़ा, इसका फिबोनाची रिलेशनशिप एक दूसरे से नॉर्मली क्या होते हैं। नॉर्मली वेब 1 के बाद वेब 2 जो होते हैं, ये वेब 2 पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 2 शार्प बनेगा। तो ये जो 2 होगा ये नॉर्मली होते हैं 61.8% ऑफ वेब 1। इन एनी केस वेब 2 फेल्स टू बी एन जिगजैग पैटर्न, यानी कि वेब 2 अगर किसी कारण शार्पली आ नहीं पाया और ये काइंड ऑफ फ्लैट और साइडवेज पैटर्न अगर ये बन गया तो इट विल बी अराउंड 38.2% ऑफ वेब 1। तो चलिए अभी इसका कुछ लाइव एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मैं इस पार्टिकुलर जगह तक वेब 1 मार्क किया जो कि एक एक्शनरी इंपल्स वेब है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से मैं ये वाला जो पॉइंट है जहां से वेब 1 का स्टार्टिंग है इसको मैं 0 पॉइंट बोलना चाहूंगा। एंड इधर से इधर तक मैं अगर जोड़ दूंगा तो ये वेब 2 उसका कितना परसेंट रिट्रेस किया है, यानी कि वापस आ गए हैं। हियर यू कैन सी वेब 2 हैज रिट्रेस्ड अराउंड 61.8% ऑफ वेब 1, यानी कि वेब 2 वेब 1 का 61.8% के आसपास आ चुके हैं। और अगर वेब 2 इतना शार्प फॉल ना देकर किसी कारण इधर ही कुछ इस टाइप का वेब ए बी सी ऐसा बनाकर इधर ही खत्म हो जाता, तब वेब 2 एक फ्लैट हो जाता, यानी कि वेब 2 एक साइडवेज मूव देता, और तब जाकर ये 38.2% का जो लेवल है इस जगह तक ही जाकर ये खत्म हो सकता था। एंड देन इधर से वेब 3 स्टार्ट हो सकता था, बट इधर से वेब 2 शार्पली नीचे आए हैं, इसीलिए ये 61.8% का जो लेवल है इसको टच करने के बाद ही इधर से अपना थर्ड वेब चालू किए हैं। तो अभी चलिए दूसरा फिबोनाची रिलेशनशिप पे चलते हैं। नॉर्मली वेब 3 वेब 1 का 100% तक तो जाते ही हैं, इनफैक्ट इससे भी और ज्यादा जाते हैं 1.618% का लेवल तक, तब ये वेब 3 एक्सटेंडेड कहलाएगा। और जब तक वेब 3 वेब 1 का 100% का करीब करीब तक है, तब तक आप इसको एक सिमेट्रिकल वेब भी कह सकते हैं और वेब 1। तो चलिए इसको लाइव एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। तो इन दिस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसको मैं वेब 1, इसको मैं वेब 2 मार्क किया। इधर आप देख पा रहे हैं कि वेब 3 वेब 1 का 1.618% तक आ गए हैं, तो इसीलिए इसको आप वेब 3 मार्क कर सकते हैं। और ये वाला जो लेवल है ये 100% का लेवल, इसका मतलब इधर तक वेब 3 वेब 1 का 100% अचीव किए हैं। और किसी कारण अगर इधर ही वेब 3 खत्म हो जाता तो आप ये कह सकते थे कि वेब 3 एक सिमेट्री अचीव किए हैं वेब 1 के रिगार्डिंग, और ये 1.618% का लेवल तक जाकर इसने हिट किया, तो इसको आप एक एक्सटेंडेड थर्ड वेब भी कह सकते हैं। और किसी कारण ये वेब थर्ड अगर वेब 1 का 161% से भी ऊपर चले जा रहे हैं, जैसे कि 261% या फिर इससे भी ऊपर जा रहे हैं, तब आप वेब 3 को एक एलोंगेटेड वेब भी मार्क कर सकते हैं। तो अभी चलिए नेक्स्ट फिबोनाची रिलेशनशिप पे चलते हैं। नॉर्मली वेब 2 जब शार्प होते हैं, वेब 4 एक फ्लैट होते हैं, तो इसीलिए हम वेब 4 को एक फ्लैट का कैटेगरी मानकर ही देखेंगे इसका फिबोनाची लेवल क्या हो सकते हैं। नॉर्मली द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ वेब 4 इज 38% रिट्रेसमेंट ऑफ वेब 2 to 3, यानी कि वेब 4 अराउंड 38% का रिट्रेसमेंट देगा वेब 2 to 3 का, यानी कि पूरा का पूरा वेब 3 का। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये वेब 2 से वेब 3 का अराउंड 38.2% का रिट्रेसमेंट इसने दे चुके हैं। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड वेब 4। एंड देयर इज अनदर मेजरमेंट फॉर वेब 4। अगर आप वेब 0 से यानी कि वेब 1 का स्टार्टिंग से वेब 3 तक लेना चाहेंगे तो इसका भी अराउंड 23.6 से 38.2% तक वेब 4 रिट्रेस करते हैं। तो चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। आई थिंक इधर आप देख पा रहे हैं ये जो 0 पॉइंट यानी कि वेब 1 का स्टार्टिंग से वेब 3 तक अगर हम लेंगे तो इसका लगभग 23% से अराउंड 38% तक भी ये चले आते हैं। ये होते हैं वेब 4 का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट। और अभी हम देखेंगे इस वीडियो का आखिरी मेजरमेंट के बारे में, वो है कि वेब 5 का टारगेट प्रोजेक्शन क्या हो सकते हैं एज पर फिबोनाची एंड एलियट वेव।
Normally, as per Elliott wave and Fibonacci, the standard measurement of wave 5 is 0.618% of 0 to 3। तो चलिए इसको हम एक लाइव मेजरमेंट के माध्यम से देख लेते हैं। इधर इस 0 पॉइंट से इस 3 तक अगर हम ले लेंगे और इस 5 का स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि 4 का एंडिंग पॉइंट के साथ अगर हम इस फिबोनाची प्रोजेक्शन टूल को जोड़ देंगे, इसको आप लोग नॉर्मली फिबोनाची एक्सटेंशन ही बोलते हैं, तो इसका 0.618% तक ये फिफ्थ वेव जाएगा एंड देन इधर से मार्केट वापस आ सकते हैं। तो इधर आई थिंक आपको दिख रहा है कि एग्जैक्टली 0.618% का टारगेट को इसने हिट किया एंड देन इधर से ये वापस चले आने का कोशिश कर रहे हैं और किसी कारण इससे भी ऊपर जाने का प्रयास करेगा, तो तब हमारा क्या लेवल हो सकते हैं वेव 5 के लिए, तब जाकर हमारा नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन होगा ये 100% का लेवल कि इधर तक वेव 5 चले जाए एंड देन इधर से ये वेव 5 कंप्लीट करने के बाद ये वाला एक रिट्रेसमेंट दिखाए। और जैसे कि रूल्स एंड गाइडलाइंस को पढ़ने के समय मैंने आपको बताया कि वेव 5 का रूल्स एंड गाइडलाइंस क्या हो सकते हैं, तो सिमिलरली इधर भी आप देख सकते हैं कि वेव 5 पे एक एंडिंग डायगोनल जैसे पैटर्न आ गए हैं। इसके बारे में हम और डिटेल्स में नेक्स्ट किसी वीडियो पे पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा काइंडली आप लोग लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, और जो दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं, इससे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस भी मिलता रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।